औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं AHP ब्रेन स्टेशन। स्टूडेंट्स, आज न्यूरोफिजियोलॉजी के लेक्चर में हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को देखने जा रहे हैं और इस लेक्चर में न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हर वो चीज़ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स these are chemical substances which mediates transmission of nerve impulse। स्टूडेंट्स, ये कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्ट एज अ मीडिएटर काम करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस को। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को मीडिएट करते हैं थ्रू साइनेप्सिस। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट नेम्ड ऑटो लोई इन 1921। 1921 में इसकी एग्जिस्टेंस को स्टडी किया था एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ऑटो लोई ने। स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्स में कई तरह के केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन हर केमिकल सब्सटेंसेस को आप न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम नहीं दे सकते। तो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए एक क्राइटेरिया है, अगर एक केमिकल सब्सटेंस उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम दे सकते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले बात यह है कि इट मस्ट बी फाउंड इन अ न्यूरॉन। दैट पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस मस्ट बी फाउंड इन अ न्यूरॉन। वो लाजमन एक न्यूरॉन में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय अ न्यूरॉन, न्यूरॉन से बनना चाहिए। तीसरी बात यह है इट मस्ट बी रिलीज्ड बाय अ न्यूरॉन, और न्यूरॉन से ही रिलीज्ड हो। पहली बात क्या थी कि न्यूरॉन में पाया जाए। दूसरी बात यह थी कि न्यूरॉन में ही पैदा हो या बने, उसकी सिंथेसिस न्यूरॉन में हो। तीसरी बात यह है कि न्यूरॉन से ही रिलीज्ड हो। चौथी बात इसमें यह है कि एक स्पेसिफिक टारगेट एरिया पे ये एक्ट करता हो और उस एरिया पे एक्ट करने के बाद कुछ जो हैं अपने बायोलॉजिकल इफेक्ट भी शो करवाए या प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि अपना काम करने के बाद इट मस्ट बी इनएक्टिवेटेड। स्टूडेंट्स, ये 5 क्राइटेरिया था जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर को इस पे पूरा उतरना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो बेसिकली 2 तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एक हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स और दूसरे हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। स्टूडेंट्स, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स, लेकिन अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो ये लार्जर मॉलिक्यूलर साइजेस हैं होते हैं और ये स्मॉल मॉलिक्यूल की निस्बत पर लॉन्ग जो हैं वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इसका कंपैरिजन है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स की, तो ये जो हैं ये एक्यूट रिस्पॉन्सेज को शो करते हैं नर्वस सिस्टम में, और जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं वो प्रोलॉन्ग जो हैं एक्शंस उनको परफॉर्म करते हैं। अगर इनकी सिंथेसिस की बात की जाए तो ये प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल के साइटोसोल में इनकी जो है सिंथेसिस होती है, और अगर हम न्यूरोपेप्टाइड्स की बात करें तो ये सेल बॉडी में लार्ज प्रोटीन के साथ ये बनते हैं बाय राइबोसोम्स। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स की क्लासिफिकेशन पे, और हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर। स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स क्लासीफाई इनटू 3 ग्रुप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। स्टूडेंट्स, जो अमाइनो एसिड्स हैं दीज आर फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशंस न्यूरोट्रांसमीटर, और ये 2 तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ये एज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी काम कर सकते हैं और एज अ एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल्स की तो इसमें सबसे पहले आ जाता है गाबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें गाबा और ग्लाइसिन, these are inhibitory in function और rest of neurotransmitters act as excitatory neurotransmitter।
स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे है हमारे पास अमाइंस। अमाइंस बेसिकली मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स होते हैं, और जो अमाइंस हैं दीज आर बेसिकली इन्वॉल्व इन स्लो सिनेप्टिक ट्रांसमिशंस। हमने बात की थी अमाइनो एसिड की, दोज वर फास्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन अमाइंस जो हैं वो स्लो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करते हैं, और ये भी एज लाइक अमाइनो एसिड इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। स्टूडेंट इसमें जो सेरोटोनिन है वो एज अ इनहिबिटरी काम करता है, बाकी जो है वो एक्साइटेटरी भी काम करते हैं। स्टूडेंट्स तीसरी टाइप है जो ना तो अमाइनो एसिड में आते हैं और ना ही अमाइंस में आते हैं, वो एक यूनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो है एसिटाइल कोलाइन। स्टूडेंट्स दिस इज द यूनिक न्यूरोट्रांसमीटर अमंग अदर्स। स्टूडेंट्स इसमें एक और भी है सोलबल गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी एक यूनिक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ना तो अमाइनो एसिड में आता है और ना ही अमाइंस में आता है। स्टूडेंट्स ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट्स ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस neurotransmitters are classified into two types, excitatory and inhibitory. स्टूडेंट्स अगर हम बात करें excitatory neurotransmitters की, तो excitatory neurotransmitters basically responsible for the conduction of impulse through presynaptic neuron to postsynaptic neuron. स्टूडेंट्स ये जो neurotransmitters हैं ये basically does not cause development of action potentials. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता मैं आपको देने जा रहा हूँ, स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली डायरेक्टली एक्शन पोटेंशियल को डेवलप नहीं करता इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर्स इनडायरेक्टली ये काम करता है थ्रू चेंजिंग्स इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। स्टूडेंट्स इस चेंज में या तो डिपोलराइजेशन हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ एक्साइटेटरी फंक्शन, और हाइपरपोलराइजेशन हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ इनहिबिटरी फंक्शन। स्टूडेंट्स अगर हम एक्साइटेटरी की बात करें तो ये डिपोलराइजेशन करता है, स्लाइट डिपोलराइजेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम चैनल से ओपन हो जाते हैं और जो हैं एक्शन पोटेंशियल वो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्टसिनेप्टिक की तरफ चला जाता है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की। स्टूडेंट्स इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स basically inhibits the conduction of impulse from the presynaptic neuron to postsynaptic neuron. Students पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था कि जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये डिपोलराइजेशन के थ्रू क्या करते हैं, सोडियम चैनल्स को ओपन करते हैं, जिसकी वजह से एक्साइटेशन होती है नर्व इम्पल्स की। लेकिन इसमें उल्ट होता है, इसमें होता ये है कि सोडियम चैनल्स की बजाय पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम आयन जो हैं वो इन्फ्लक्स की जगह इफ्लक्स कर जाते हैं। और एक और इसके साथ काम क्या होता है कि जो क्लोराइड आयन्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में पाए जाते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से पोस्ट सिनेप्टिक जो है न्यूरॉन उसमें चले जाते हैं। इससे होता ये है कि एक तो पोटाशियम आयन्स बाहर चले जाते हैं और पीछे नेगेटिव आयन छोड़ जाते हैं, और बजाते खुद नेगेटिव क्लोराइड ये भी अंदर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इनसाइड जो है वो हाइपरपोलराइज हो जाती है, जिसकी वजह से इनहिबिटरी जो है वो फंक्शन परफॉर्म होता है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की ट्रांसपोर्ट के बारे में। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली प्रोड्यूस इन द सेल बॉडी, और ट्रांसपोर्ट कहाँ पे चले, ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, थ्रू एक्सॉन। स्टूडेंट्स सेल बॉडी में सिंथेसाइज हुए न्यूरोट्रांसमीटर्स और एक्सॉन टर्मिनल पे एक स्मॉल पैकेट होता है जिसे हम वेसिकल कहते हैं, उसमें ये स्टोर हो जाते हैं। अब एक्शन पोटेंशियल जब आता है तो एक्शन पोटेंशियल के आने से क्या होता है कि वेसिकल्स ओपन होती हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब रिलीज होते हैं तो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं और अपना काम परफॉर्म करने के बाद इनएक्टिव हो जाते हैं। स्टूडेंट्स हमने साइनेप्स में देखा था कि रिसेप्टर जो हैं वो
थ्रू जी प्रोटीन्स भी काम करते हैं और थ्रू डायरेक्टली जो हैं चैनल ओपन भी करते हैं। तो आप पिछला लेक्चर जो है साइनेप्स का वो आप देख सकते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इन एक्टिवेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली 4 तरह से इनएक्टिव हो सकता है अपना काम परफॉर्म करने के बाद, क्योंकि हमने देखा था न्यूरोट्रांसमीटर के क्राइटेरिया में कि न्यूरोट्रांसमीटर पहला तो क्राइटेरिया ये था कि उसको एक टारगेट एरिया पे एक्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब उसने एक्ट कर लिया और एक बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद इट मस्ट बी इनएक्टिवेटेड। तो इनएक्टिवेशन जो है वो 4 तरह से हो सकती है। सबसे पहले कैसे हो सकती है कि एक ऐसी जगह पे ये डिफ्यूज़ आउट हो जाए जहाँ पे इसका कोई काम ना हो। दूसरी बात, ये या तो डिस्ट्रॉयड हो जाए या डिसइंटीग्रेटेड हो जाए स्पेसिफिक एंजाइम्स के थ्रू। तीसरी बात ये हो सकती है कि ये इनगुल्फ्ड हो जाए मैक्रोफेज से। और चौथी बात जो है, इट इज़ रिमूव्ड बाय मीन्स ऑफ रीअपटेक इनटू द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल में रीअपटेक हो जाए इसका। तो ये 4 तरह से ये इनएक्टिवेट हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये टेबल है जिसमें एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और जो बोथ हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं। अगर हम एक्साइटेटरी की देखें तो एसिटाइल कोलाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड, हिस्टामिन, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट ये एक्साइटेटरी हैं। गैबा, ग्लाइसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन ये इनहिबिटरी हैं। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जो हैं ये 2 तरह से काम करते हैं। एसिटाइल कोलाइन, दिस इज़ द यूनिक न्यूरोट्रांसमीटर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोलाइनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर ये है। अब ये कौन से होते हैं, इसके लिए आपको साइनेप्स के लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। अगर इसकी सिंथेसिस की बात करें तो ये कोलाइनर्जिक नर्व एंडेक्स में जो हैं ये सिंथेसाइज होते हैं। और इसका तरीकाकार मैं आपको दिखाता हूँ कि एसिटाइल को एंजाइम ए मिलता है कोलाइन से इन द प्रेजेंस ऑफ कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज, तो ये एसिटाइल कोलाइन बन जाता है। अब इसको थ्योरेटिकली देखते हैं। सिंथेसिस टेक प्लेस इन एक्सोप्लाज्म एंड एसिटाइल कोलाइन इज स्टोर्ड इन द वेसिकल्स। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। इट कंबाइंस विद कोलाइन in the presence of enzymes choline acetyl transferase to form acetyl choline. स्टूडेंट्स, जब एक न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पे जुड़ता है तो उसके बाद वो इनएक्टिवेट होता है। तो अगर हम फेट की बात करें तो इसका जो है लाइफ स्पैन वो तो बहुत ही शॉर्ट होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। और मिली सेकेंड में ये क्या होता है, रिलीज होता है। और जब ये काम अपना कर लेता है तो हाइड्रोलाइज इनटू एसीटेट एंड कोलाइन बाय द एंजाइम एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। ये काम करने के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाता है थ्रू एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज इन कोलाइन एंड एसीटेट में। स्टूडेंट्स, एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स की बात करें तो देयर आर 2 रिसेप्टर्स, एक है मस्करेनिक रिसेप्टर और एक दूसरा है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इन दोनों पे एसिटाइल कोलाइन जो है काम करता है। पॉइजनस सब्सटेंस फ्रॉम टोडस्टूल कॉल्ड मस्कराइन, और इस पे जो काम करते हैं, एक्ट करते हैं रिसेप्टर, उन्हें हम मस्करेनिक रिसेप्टर्स कहते हैं। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया हुआ है कि इसको मस्करेनिक रिसेप्टर्स को क्यों कहते हैं और निकोटिनिक। और जो सिमिलरली एक दूसरा सब्सटेंस है जिसे हम निकोटिन कहते हैं, इस पे जो काम करते हैं रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं, उन्हें हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहते हैं। लेकिन एसिटाइल कोलाइन जो है दोनों मस्करेनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स दोनों पे काम करता है, एक्ट करता है। स्टूडेंट्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ न्यूरोमोडुलेटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं गलती से इन दोनों को एक जैसा समझ लिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ न्यूरोमोडुलेटर्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरोमोडुलेटर्स जो हैं बेसिकली ये काम क्या करते हैं, basically these are chemical messengers which modifies and regulates activities that take place during the synaptic transmission. synaptic transmission में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो या तो उसको मॉडिफाई करते हैं या उसको जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको मॉडिफाई और रेगुलेट करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दे
डोंट प्रोपोगेट नर्व इम्पल्सेस लाइक न्यूरोट्रांसमीटर। हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस ये है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो प्रोपोगेट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को, और जो न्यूरोमोडुलेटर्स हैं वो दे जस्ट मॉडिफाई एंड रेगुलेट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। दूसरा डिफरेंस ये है कि पैक्ड इन स्मॉल सिनेप्टिक वेसिकल्स, लेकिन न्यूरोमोडुलेटर्स जो हैं वो लार्ज सिनेप्टिक वेसिकल्स में पैक्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूरोट्रांसमीटर एक्सॉन टर्मिनल में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है न्यूरोमोडुलेटर्स ये ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सेल बॉडी में पाए जाते हैं। जनरली न्यूरॉन हैज़ वन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लेकिन न्यूरोमोडुलेटर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज करके काम करते हैं, या तो वो डीपोलराइजेशन कर सकते हैं, या रीपोलराइजेशन, या हाइपर पोलराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन ये क्या काम करते हैं, ये है इनका जो है डाइवर्स एक्शंस होता है ऑन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। अगर इन दोनों की केमिकल नेचर की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़ा है कि अमाइनो एसिड, अमाइंस या तीसरे तरह के 3 तरह से हो सकते हैं, लेकिन न्यूरोमोडुलेटर्स जो हैं वो पेप्टाइड्स, ओनली पेप्टाइड्स। स्टूडेंट्स, हमने क्लासीफाई किया था न्यूरोट्रांसमीटर को 2 तरह से, स्मॉल रैपिडली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे लार्जर जो थे न्यूरोपेप्टाइड्स को। तो दूसरी टाइप है इसकी न्यूरोपेप्टाइड्स की। यहाँ तक हमने बात की थी स्टूडेंट्स स्मॉल रैपिडली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स की। अब हम बात करते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स की। स्टूडेंट्स, बेसिकली न्यूरोपेप्टाइड्स सिंथेसाइज्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लार्ज प्रोटीन। लार्ज प्रोटीन के साथ ये बनते हैं बाय राइबोसोम्स इन सेल बॉडी। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लार्ज साइज होते हैं तो इनको तोड़ दिया जाता है इन सेल बॉडी, और गोल्गी ऑपरेटर्स इनको क्या काम करता है, इसको पैकेज कर देता है। अच्छा, ये जो अब पैकेज इसका होता है ये या तो एक्टिव पेप्टाइडर्जिक एजेंट्स या प्रिकर्सर्स ऑफ न्यूरो एक्टिव सब्सटेंसेस के तौर पर काम कर सकता है, या तो न्यूरो एक्टिव सब्सटेंस के तौर पर काम कर सकता है या ये दूसरी तरह से काम कर सकता है। स्टूडेंट्स, न्यूरोपेप्टाइड्स का एक स्पेशल जो है फंक्शन वो ये है कि ये जो भी काम करता है ये प्रोलॉन्ग एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। लेकिन अगर दूसरी बात करें, जो स्मॉल रैपिडली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक्यूट शॉर्ट टाइम के लिए वो काम करते हैं, लेकिन इसकी जो एक्टिविटी है ये प्रोलॉन्ग एक्टिविटी है। अब ये प्रोलॉन्ग एक्टिविटी किस लिहाज से हो सकती है, या ये तो ओपनिंग ऑफ आयंस चैनल्स की सूरत में हो सकती है, या ये सेल मेटाबॉलिज्म की मॉडिफिकेशन की सूरत में हो सकती है, या ये जीन एक्सप्रेशन की सूरत में हो सकती है प्रोलॉन्ग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, these actions can be sustained for minutes, hours, or even a day. Students, thank you so much for your attention. I hope कि आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।